अब ये वो टाइम था 11वीं और 12वीं सदी का कि जब इन्होंने जैसी मनी लैंडिंग शुरू की, ये क्या करते थे, ये सिर्फ मनी लैंडिंग करते थे और इनके पास फिर जो मनी लैंडिंग करता था उसके पास गोल्ड और पैसे आते थे। तो ये गोल्ड और पैसे बादशाहों को भी देते थे, हुकूमतों को भी देते थे। वो इनसे पैसे लेते थे तो वो ये सिर्फ यही काम करते थे, वो अपना इनसे बढ़ाते जाते थे, जैसे जैसे इनसे सर्विस बढ़ाते थे ये भी अपनी सर्विस बढ़ाते जाते थे। हाँ, वो भी तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला ग्रीडी ज्यू। ज्यूस। ये यूरोपियंस ने निकाला है, मुसलमानों ने नहीं निकाला, ये रोमन क्रिश्चियंस ने निकाला है। उन्होंने इनको ग्रीडी ज्यू कहना शुरू किया क्योंकि ये ग्रीडी थे, एक से आगे जाते जाते। ये भी यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि बेसिकली तब सिटी स्टेट्स बन गई हुई थी जी। और जो सिटी स्टेट थी उनको ये नहीं कि ये छोटे छोटे लोगों को कर्जा देते थे, ये उनकी हुकूमतों को कर्जा देते थे। ऐसे वहाँ पे जो लोग हुकूमत कर रहे होते थे उनको कर्जा देते थे, तो फिर वो लोग होते थे इनके डेट के अंडर होते थे। वो रॉस साइड बाद में आएंगे, लेकिन ये भी एक चीज़ बीच में ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर ये चीज़ नोट की है। बिल्कुल ये वही चीज़ है। हाँ। अब आप देखें कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य होता है इसी इस्ना में। ये लोग इनको क्रिश्चियन जो हैं वो फ्रांस और जर्मनी से, मतलब फ्रांस से इनको स्पेशली फ्रांस में पहली स्टेज में फ्रांस से इनको किक आउट करते, एग्जाइल कर देते, एश्केनाजी जूस को। 3% ऑफ द पॉपुलेशन कन्वर्टेड टू जुदाइज्म जस्ट टू यूज द आइडियोलॉजी कि वी आर स्पेशल चोजन पीपल एंड वी हैव अ सर्टेन लैंड जो हमसे प्रॉमिस की गई है एंड वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी बिकॉज वी आर चोजन। ये आइडियोलॉजी इन्होंने सिर्फ ली है जुडाइज्म से, जो कि सही नहीं थी, जो उस टाइम पे थी, जो बाद में ख़त्म हो गई। ये चीज़ इन्होंने यहाँ से पिक कर ली। फाइनेंस इधर से शुरू किया, फ्रांस इनको निकाल देता है वहाँ से। ये तकरीबन 12वीं सदी में। अब 12वीं सदी में ये लोग माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स जर्मनी एंड रशिया। अब देखें जरा हो क्या रहा है। सेमाइट्स जो हैं वो नीचे से जा रहे हैं ऊपर को, क्योंकि बेबीलोनियन, रोमन्स और ये सारों की वजह से बार बार हमले हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जाके सुकून में रहते हैं। वो उधर ऊपर को जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में, रशिया में, पोलैंड में, इधर से घुस रहे हैं। ये ऊपर से आ रहे हैं फ्रांस से निकल के, जर्मनी बवेरिया इनका हेड है। ये भी आपको आगे जाके ये डिटेल पता चलेगी कि वहाँ से क्या क्या निकला है बवेरिया से। बिल्कुल ऐसे ही। अब बवेरिया जर्मनी में इनका हेड बन गया। अब इन्होंने आके देखा कि यहाँ पे ये ज्यूज हैं जो सेमेटिक ज्यूज हैं, ब्राउन। इन्होंने कहा ये ज्यूज हैं, हम वाइट, गोरे, लंबे चौड़े, इतने सियाने, इतनी पैसे हमारे पास, इनके पास क्या है? उनमें से एक फारसीज ज्यूज थे जो माड़े थे। अब जो सेडुकीज थे वो तगड़े ज्यूज थे। तो इनकी सेडुकीज के साथ टसल शुरू हो गई, क्योंकि वो उनमें से अब कीप इन माइंड, जो सेडुकीज थे वो तगड़े थे, अमीर थे, उनकी प्रैक्टिसेस मॉरल प्रैक्टिसेस होती थी। वो अच्छे तरीके से पैसा कमाते थे। लोगों को धोखा, कनिंग, स्मार्ट, इस तरह मैनिपुलेट करके पैसा नहीं कमाते, बेसिकली अपने दीन के पे चलने की कोशिश करते थे। तो अगर आप देखें तो जो अर्ली सेडुकीज है ना, जब वो यहाँ से निकले हैं इस एरिया से, इजराइल आप जिसको कह लें, फ़लस्तीन कह लें, फ़लस्तीन के एरिया से जब वो निकल के जाते हैं वो ज्यूज, तो वो जाके बड़ी दूर आबाद होते हैं। कहाँ? स्पेन, हॉलैंड। तो आज भी आपको स्पेन में भी सेडुकीज मिलेंगे, हॉलैंड में भी सेडुकीज ज्यूज मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेडुकीज ज्यूज के ऊपर, ये वो एश्केनाजी ज्यूज हैं। अब एश्केनाज, आप सोचेंगे ये एश्केनाज वर्ड कहाँ से आया? एश्केनाज वर्ड है हजरत याफिस की औलाद में से एक, उनके बेटे का नाम था एश्केनाज। उसकी एक एम्पायर थी, एम्पायर ऑफ एश्केनाज। वो ईरान से लेके पुराने ईरान से, मतलब जो पर्शियन और ये जो मेसोपोटामिया में रहा है, उससे लेके यूफ्रेट्स रिवर तक ऊपर, इजराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर तक एरिया था, यहाँ तक उनकी एम्पायर थी। प्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये वहाँ से आ रहे हैं। ये ज्यूज उस तरफ से हैं, मतलब ये इनका इधर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब ये इन्होंने क्या किया कि ये वाला जो टाइम है कि जो एश्केनाज, इसलिए देखिए अपना नाम भी वहीं से ड्राइव कर रहे हैं, ये कि हमारी वो वाली एम्पायर थी, हमारा वो वाला, हम तो पुराने हैं ज्यूज से, इसीलिए दे ऑल्सो हेट ज्यूज बाय द वे। मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों। अब जब ये आ जाते हैं, ये एश्केनाजी ज्यूज आ जाते हैं इधर, 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कीप इन माइंड। अच्छा, अब मैं बताता हूँ उन्होंने किया क्या। वो आए, उन्होंने आके देखा कि यार ये ब्राउन ज्यूज, मतलब गंदे से, मतलब ये वाले, ये तो मतलब हम तो देखो कहाँ पे ये वो। उन्होंने फिर इन लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया, इन सेमेटिक ज्यूज को एश्केनाजी ज्यूज में। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो डिराइव करके, क्योंकि जुदाइज्म फ्रोजन हुआ हुआ, जुदाइज्म जो एज ए रिलीजन टाइम में फ्रोजन है पिछले 1800 साल में, उसकी कोई कॉन्टिन्यूएशन है ही नहीं।
हजरत समझ रहे हैं आपके, वो जैसे जैसे जंगें होती रही हजरत मूसा के बाद से लेके बेबीलोनियन, सारे पर्शियन, रोमन, सब के टाइम के ऊपर वो उनका सारा कुछ वो, इसलिए जुदाइज्म कोई ऑर्गेनाइज्ड बड़े वो उसकी कोई एक प्रॉपर है ही नहीं फॉर्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके पिक करके, जैसे मैं आपको इसकी मिसाल समझाता हूँ। अब जैसे हमारे बनु उमैया, बनु अब्बास की आप सुनते हैं, अब बनु उमैया ने बनु अब्बास के ऊपर अपनी खिलाफत को मतलब साबित करने के लिए लोगों में क्या किया, हदीसें घड़ के अंदर डालने शुरू कर दी। बाद में अब्बासियों ने भी यही किया, अब्बासियों ने भी हदीसें घड़ के डालनी शुरू कर दी। कौन सी हदीसें? जो हदीसें उनकी तरफ जाती थी, सूट करती थी। फॉर एग्जाम्पल कि इमाम मेहदी हम में से आना है, हम में से आना। इसीलिए इमाम मेहदी की सबसे ज़्यादा आपको जो रिवायतें मिलेंगी वो आपको मिलेंगी अब्बासियों के टाइम पे, जो हदीसें अब्बासियों के टाइम पे कोट की गई जी। क्योंकि और उनमें ज़्यादातर हदीसें फोर्ज है, वो अब तो लोगों ने उस पे अलहदा पॉडकास्ट, वो अलहदा मैं आपको किसी दिन, वो एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है जनाब, थोड़ा सा टच नहीं कर सकते, लोगों को गलत इमेज, हाँ लोगों को बिल्कुल वो लोग फिर ना तो खैर इसमें परसीव कर लेते हैं चीज़ों को। तो वो मैं आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बता रहा था कि जिसमें उन्होंने जीनियोलॉजी पे स्टडी की कि ये वाले एश्केनाजी ज्यूज आए कहाँ से हैं। तो उन्होंने बताया ट्रेस करके कि सारे एश्केनाजी ज्यूज जो आज मौजूद हैं ये दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम 250 पीपल। 250 से लेके 300 टोटल एश्केनाजी ज्यूज थे जो अर्ली फ्रेंच, जर्मन, टोटल उनसे ये सारे हैं जिनको निकाला गया था जी, फ्रांस से और जर्मनी से। फ्रांस से निकाला, जर्मनी में आके बैठ के, और जर्मनी से फिर आगे रशिया में भी आगे। ओके, अब पोलैंड, रशिया जनाब। अब फिर आपको जो आगे आपको मैं अब ये आप पॉइंट याद रखिएगा, जब हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन पे आएंगे जो रशिया में सारा आया, मैं अब आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि वो क्या हुआ था फिर इसमें। अब आप ये देखें कि जब इन्होंने उनको कन्वर्ट करना शुरू किया इन सारे ज्यूज़ को, तो इनकी पावर बनना शुरू हो गई। ये ऊपर टॉप है। जैसे अगर आप आज भी देखें तो हमारे जो ये इसको चीज़ों को ना सादा करने के लिए, समझने के लिए ना, ये बड़ी एक चीज़ होती है कि आप उसको रिलेट करें अपनी जो चीज़ें इधर उधर आपके साथ हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे अगर आज जो किसी बादशाह ने आगे हुकूमत करनी हो किसी लोगों पे, तो वो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता लोगों के साथ, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा होता है लोगों को दिखाने के लिए, उनको अच्छी बातें बताने के कि नमूसे रिसालत हमने बचानी है, हमने ये काम करना है। वोट लेने के लिए मौलाना फजलुर रहमान आपको किसी चीज़ के पीछे लगा देगा, हालांकि उसका मकसद तो बिल्कुल और है। अब ये वो तरीके होते हैं कि इनको कहते हैं आइडियोलॉजी को हाईजैक करना। जैसे अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकन एलीट जो होती हैं वो उनके जितने हिस्टोरिकल फिगर्स जो अच्छे थे वो उनकी ज़िंदगी में तो हमेशा तकलीफ़ें रहती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में रहे, सूली पे चढ़ गए, एंड पे जाके जब उनकी वो हो जाता है तो उसके बाद वो उनको मसीहा बना के उनकी आइडियोलॉजी हैक कर ली जाती है। कौन करता है? वेटिकन रोमन्स ने हैक की क्रिश्चियंस की आइडियोलॉजी, और फिर उसके बाद एश्केनाजीज ने हाईजैक की जुदाइज्म की। जिस तरह से कह लें कि आज मुसलमानों की आइडियोलॉजी हाईजैक कर रही है, बहुत से कर ली है, वो हम नाम नहीं लेते किसने, बहुत अभी नहीं, अभी आएगा, हम खुल के हम लेंगे भी नाम है तो लूंगा जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अब आप आगे चलें इसको। अब क्या होता है कि ये यहूदी जो अपना पूरा असर रसूख बनाना शुरू करते हैं, ये क्या करते हैं कि वहाँ से स्टडी करना शुरू करते हैं फाइनेंस, वहाँ से सिस्टम्स के कैसे सिस्टम चलते हैं, फाइनेंस कैसे चलता है, लोगों का माइंडसेट कैसे चलता है, आप उसको अपने हक में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को, प्रोपेगेंडा जनाब। तो यहाँ से ये सारे इनके हथियार निकलते हैं, फाइनेंस, प्रोपेगेंडा, कैसे अच्छी चीज़ को बुरा बनाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यूज़ ने 12वीं सदी में फिगर कर लिया था, फिगर आउट, स्पेशली एश्केनाजी ज्यूज़ ने, वो क्या था? सिंपैथी, विक्टिमहुड, प्ले द विक्टिम नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू आर सो पावरफुल, प्ले द विक्टिम। व्हाई? इंसान की नेचर है, ये इंसानी फितरत के अंदर चीज़ वदीयत है कि उसको तरस आएगा विक्टिम के ऊपर। भले आपके सामने आगे कोई बंदा रोने लग जाए, भले वो कत्ल भी करके आया होगा, आप एक मिनट के लिए सोचने लग जाएंगे अच्छा यार क्या हुआ था ऐसा, है ना। तो अगर वो कत्ल करके आया और आगे करे मैं 2 और बंदे मार दूंगा, तो आप कहेंगे अच्छा यार ये तकारी है। इंसानी फितरत है। इन्होंने क्या किया, इंसानी साइकोलॉजी को, ह्यूमन, इसीलिए सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट कहाँ पैदा हुए? ज्यूज़ में। फ्रॉइड वाज अ जू। फ्रॉइड ने किताब लिखी है मोनोथीस्ट एंड मोजेस, मोनोथीज़म के, बड़ी अच्छी किताब है वो। उसमें वो बताता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे तौहीद पे खड़े थे, तो वो और भी चीज़ें वो मतलब बताता है। अब आपको समझ लग रही है कि कैसे ये, अब फाइनेंस में आए हैं आप। 13 और 14 सेंचुरी में जितनी अर्ली फाइनेंस की बुक्स हैं वो सारी ये लोग लिख नहीं रहे थे, अब आपस में स्टडी कर रहे थे, स्क्रिप्चर बांट रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि लोगों को नहीं बताना। मनी लैंडिंग करते करते आप देखते हैं कि 1700 में 1717 सेंचुरी शुरू हो जाती है,
16-17 सेंचुरी आती है, जो रॉस चाइल्ड आप बड़ा नाम सुनते हैं, इनके बड़ा जो थे मतलब साइमन रॉस चाइल्ड था, इनके दादे परदादे से वो सारे मनी लैंडिंग का काम करते थे, आपको पता है। आर्मस्चाइल्ड, रॉथस्चाइल्ड, और वो सारे के सारे प्रोबेबली जर्मनी में बसते थे। बिल्कुल। और किस फैमिली से थे? एश्केनाजीज। मैं बारी बारी आपको बताता जाऊंगा कि एश्केनाजी से कौन कौन थे, आपको फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब ये वो अब बेसिकली इन्होंने क्या किया, फाइनेंस में आ गए, फाइनेंस में घुस गए। अब इन्होंने 17वीं सदी में आके इन्होंने ये अपनी आइडियोलॉजी बनाना शुरू की कि कैसे हमने ये चीज़ कैसे करनी है, कि कंट्रोल पावर, ये चीज़ हमने कैसे, फाइनेंस, प्रोपोगेंडा, विक्टिमहुड, ये सारी चीज़ें हमने कैसे करनी है, प्रोपोगेंडा कि कैसे वॉर्स कैसे हों, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये इन्होंने फिर। अब ये जो इनके बड़े थे, एक जुडाइज़म में एक टर्म है कि लॉज ऑफ एल्डर्स, जो मिशना में जो इनकी बुक है, जो मैंने आज तालमूद और मिशना जो इनकी मैंने बताया आगे तफसीरें हैं, उनमें मिशना की बुक में वो बताते हैं कि बेसिकली जो हमारे एल्डर्स थे वो कौन थे, वो सारे प्रॉफिट्स, वो सारे जो प्रॉफिट्स थे उनकी जो बातें थी वो सारी ट्रांसलेट आगे मुंतकिल होती थी। तो उनकी बातों से इन्होंने क्या किया, जो ज्यूज थे मतलब इन्होंने क्या करते थे, ये भी अपने आप को शो करते थे कि वी आर एल्डर्स, हमारी जो बातें हैं ना लोगों मानो सुनो, क्योंकि वी आर दोज एल्डर्स। हालांकि इनका सेमाइट से ताल्लुक ही कोई नहीं, ये वाइट यूरोपियन ज्यूज हैं। ये तो इन्होंने सिर्फ आइडियोलॉजी हैक किया। बाय द वे ये जुडाइज्म को भी नहीं मानते, ये किसी मजहब को नहीं मानते, ये सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी को, इस पॉइंट को यूज कर रहे हैं कि हम खुदा की तरफ से चोजन है ताकि लोगों के ऊपर हमारी बर्थरी साबित हो सके। सही है। जैसे पुराने ज़माने में किंग करता था कि मुझे अनॉइंट किया हुआ है, खुद बिशप जो है वो खुदा की तरफ से नुमाइंदा है, वो उसने मुझे पावर दी है ताकि लोग मेरी हुकूमत को तस्लीम करें कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ। यही काम ये कर रहे थे इन अ डिफरेंट फॉर्म और वे। अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं आपकी 17वीं सदी में। 17वीं सदी में जूस का कंट्रोल जो है वो यूरोप में इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि इनको हर जगह से जहाँ से, जैसे 1192 में इनको इंग्लैंड से सारे जूस को निकाल देते हैं। किंग हेनरी जो था ना, उसने सारे जूस को निकाल दिया। अब उस टाइम से लेके अगली 17वीं सदी तक पूरे यूरोप में इनको जगह जगह से, और कीप इन माइंड क्यों, क्योंकि इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ये लोग सिस्टम के अंदर मतलब अपनी चलाकियाँ, लोगों को मैनिपुलेट करना, प्रोपेगेंडा करना, खरीदना बंदे, अपने काम निकलवाना, ये काम करते थे। और फिर क्रिश्चियंस का इनके साथ एक अव्वल अजल दुश्मनी कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दिया। तो ये आज भी, ये तो अभी क्रिश्चियंस को अब पता नहीं है, ये तो आज भी इनकी आइडियोलॉजी वही है। मैं बताता हूँ, अब जो एश्केनाजी जूस थे उन्होंने क्या किया, अब जो नीचे वाले जो सेमाइटिक जूस जो उधर रशिया, पोलैंड यहाँ पे बस रहे थे, अब क्या करना था, उनको ब्रेन वॉश करना था। तो उनको भी बताना शुरू किया कि कैसे तुम लोग भी सुपीरियर हो, ताकि उनकी ब्रेन वॉशिंग हो, वो अपने आप को बाकियों से। इसीलिए आज आप इजराइल में जाके देखें, वहाँ का बच्चा जो है वो क्रिश्चियन पोप भी वहाँ आ जाए तो उसके ऊपर थूकता है, उनको गालियाँ भी देता है, क्योंकि वो कहते हैं हम वी आर द चोजन वन। इन्होंने उस पूरी कौम की, और जो लोग नेतन्याहू और इजराइल के और फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो असल ज्यूज़ हैं, जो इनसे, जिनकी आज तक इनके साथ एश्केनाजी जूस के साथ ऐसे टसल चल रही है। जो उसके हक में कर रहे हैं या जो उसके अगेंस्ट कर रहे हैं? हक में, मतलब नहीं उसके अगेंस्ट, मतलब जो फ़लस्तीन के हक में कर रहे हैं, वो वाले ज्यूज हैं, जो एश्केनाजी ज्यूज नहीं हैं। वो मेजॉरिटी में जो न्यूयॉर्क में भी बैठ के तो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क वाले मैं आपको बताता हूँ वो क्या, वो भी क्योंकि उनके बारे में मैंने बड़ा, वो आजकल वो इवन आई वाज लिसनिंग टू दिस वन रैबी हु वाज सेइंग द सेम थिंग कि यार हम लोगों को, जो आपने पहले बात की कि हम लोगों को बिल्कुल एग्जॉडस करवानी है और प्रॉमिस लैंड पे लेकर जाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा कि तुमने जितने बच्चे मारने मार दो, जो कुछ करना है कर दो, और उसके बाद फिर जाके वहाँ पे बसो, नो मैटर व्हाट, जो भी मॉरल वैल्यूज़ है उनको तबाह करना पड़े, सोशल नॉर्म्स है उनको तबाह करना पड़े, तुमने जाके बसना है। तो हमें ये हुक्म नहीं, हमें ये हुक्म है कि चुप करके अपने एग्जाइल में बैठो, बिल्कुल, और जब टाइम आएगा मैं तुम्हें खुद वहाँ पे ले जाऊँगा। तो आर दे द वंस हु आर द, दे आर द वन हु आर रबैनिकल ज्यूज, जो मैंने आपको बताया 10वीं सदी में जो रबाइज को फॉलो करने वाले जो ज्यूज आए वो रबैनिकल ज्यूज, जो हुलिया भी अपना वही बना के रखते हैं मोस्टली मेरे ख्याल में जी। अब जो ऑर्थोडॉक्स जो नहीं, हाँ वो उनको आप ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं। वो उनकी, मैं तो उनकी हिस्ट्री में जा रहा हूँ ना, हिस्ट्री में उनको ये है सडोकीज ज्यूज से, सम सडोकीज सम फारसीज, सडोकीज फारसीज, क्योंकि जो एश्केनाजी हैं ना वो सडोकीज है ना फारसीज है, जो ओरिजिनल ज्यूज थे ये तो इन दोनों में से नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सडूकीज की आइडियोलॉजी को, उनसे इनकी मैंने बताया टसल लगी क्योंकि वो रिच थे। उसके बाद इन्होंने आगे फारसी ज्यूज को तो इन्होंने वैसे ही फारिग कर दिया, वो तो वैसे गरीब थे, वो तो पता नहीं किधर किधर बिखर के चले गए। अब वो टाइम आता है कि 17वीं सदी आती है,
रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग और बड़ी बड़ी जो एश्केनाजी जूस फैमिली हैं जो बवेरिया जर्मनी में सेटल्ड हैं, जो ऑस्ट्रिया वियना में सेटल्ड हैं, जो आपकी इसमें रशिया में आके सेटल हो गए, इन 3-4 इलाकों में सारे एश्केनाजी ज्यूज टॉप पे हैं और सारे नीचे ज्यूज जो हैं वो मतलब बाकी वर्कर्स लेवल पे हैं। ठीक है जी, लेबर क्लास जी, लेबर क्लास। अब जो ये वो टाइम है कि और मोस्ट ऑफ देम आर इन मनी बिजनेस। बिल्कुल मतलब दोज हु आर इन द सम पोजीशन ऑफ पावर, जो थोड़ा सा स्टेटस की, वो मनी में, जो बाकी है वो बेचारे मतलब हमारी तरह जैसी कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल ही कोई नहीं। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि 17वीं सदी में आप पढ़ते हैं 1740 में रॉथस्चाइल्ड फैमिली आती है, ये बड़ी नॉन फैमिली हो जाती है। हालांकि इसी के साथ और बड़ी फैमिलीज थी जो साइमल्टेनियसली चल रही थी। रिटिज़कर फैमिली है जो आज अमेरिका में आपको मिलती है, किसी ने सुना भी नहीं। अब मैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी आया भी नहीं, कभी बताएंगे नहीं ना। अच्छा, मैं इधर आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसे निकाल के ना इनका 1762 में बवेरिया जर्मनी में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है। वो मूवमेंट क्या स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। 1762 में शुरू हुआ ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, बवेरिया जर्मनी में शुरू होता है 1762 में। वो क्या मूवमेंट है बेसिकली, उसमें वो एक क्लब है, उसमें वो क्या लेते हैं, वो सारे जो एकेडमिक्स पढ़े लिखे सिर्फ जो ज्यूज एश्केनाजी उनको लेते थे उसमें उस वक्त। अब उसने क्या किया, उसका क्या काम था, जो ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था उसमें इनके सारे ये बैठ के सारे इनके बड़े इनकी मीटिंग्स इनकी वो होती थी, यहाँ से इनका लिटरेचर निकलना शुरू हुआ। किस चीज़ पे? साइकोलॉजी पे, फ्रॉइड हो, जो मर्जी आपके जितने भी आप फिलोसफर्स ले लें, सारे बड़े बड़े आपके फाइनेंशियर्स ले लें, वो सब ज्यूज़ में थे। वहाँ पे बैठ के ये सारा प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीज़ स्टार्ट होती है कि अब हमने कैसे यूरोप का कंट्रोल लेना है। यूरोप का ज्यूज़ हेटेड यूरोप बिकॉज ऑफ रोमन, उन्होंने आके उनकी ईंट से ईंट बजाई, बिकॉज ऑफ रोमन रूट्स। अब ये चीज़ किसने इनकॉर्पोरेट दोबारा करनी शुरू की? एश्केनाजी ज्यूज ने, कि हम ये रोमन्स जो हैं मतलब ये सारे, क्योंकि इनको भी निकाला उन्होंने, फ्रेंच ने, इनको भी गुस्सा था, ये सारे मिलके इन्होंने अपना इसको चीज़ को बनाना शुरू किया। रॉथस्चाइल्ड जो है वो अपने सारे बच्चों को 5 दुनिया के सेंटर्स में भेजना शुरू कर घुमा देते हैं, क्योंकि इधर से स्कैटर कर देते हैं। स्ट्रेटजी बनती है कि फाइनेंस कैपिटल कंट्रोल करने हैं। 5 कैपिटल दुनिया के कौन से है जी? नेपल्स, फ्रैंकफर्ट, लंदन, वियना, पेरिस, और सब में 5 बच्चों को बिठा देते हैं। अब आप देखिएगा कि जिधर ये 5 बच्चे गए हैं, इनके जाने के बाद उन मुल्कों के हालात क्या हुए। ये हैं वो जिनको हिस्ट्री ने मेंशन कर दिया है। इसके बाद बहुत ज़्यादा पीछे साइलेंट पार्टनर्स हैं इनके साथ, जो मैं आपको भी जिक्र भी करूंगा, वो जो सामने नहीं आते। सेसिल रोड्स एक फैमिली है, मेन इनकी एश्केनाजी, नेवर इवन हर्ड ऑफ इट। वो इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, वो हमेशा डार्क कॉरिडोर्स में रहते हैं, वो नहीं आते सामने, वो बड़े और तरह की, ये इनकी बड़ी इनका सारी चीज़ सीक्रेसी पे बेस्ड थी शुरू में, ताकि ऑब्वियसली पता नहीं ना चलना चाहिए। अभी तो एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब ये ओपन भी करेंगे इसको, जब ये बताना भी शुरू करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो ये अब 17वीं सदी के शुरू में, अब आप देखें कि सबसे पहले रशिया में आके ज्यूज़ आबाद होना शुरू हुए। एक रशियन एक राइटर, इंग्लिश इंडिपेंडेंट एक न्यूज़पेपर था, उसका एक कॉरेस्पॉन्डेंट था जो रशिया में था उस वक्त पे, मॉर्निंग पोस्ट, उसका वो कॉरेस्पॉन्डेंट था। वो इंग्लिश था, रशिया में आबाद था, रशियन पेपर्स को फॉलो करता था। उसने एक बुक लिखी इस टाइम पे, ये 18th सेंचुरी की अब बात बता रहा हूँ। 18th सेंचुरी में उसने एक बुक लिखी 1800 समथिंग में, ट्रांसलेट की बेसिकली। उस बुक का नाम है प्रोटोकॉल्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ लर्नड, कीप दिस वर्ड इन माइंड, लर्नड एल्डर्स ऑफ ज़ायनिस्ट। एल्डर्स अपना नाम क्या रख रहे हैं? एल्डर्स। अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, एल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं जी, जो यहाँ से एजेंडा निकलेगा वो सारे ज्यूज मानेंगे, इम्प्लीमेंट होगा। अब ये वो टाइम है कि जब ये यहाँ पे ये अपनी इस तरह की एक बना रहे हैं कि आप अपना दुनिया, अब वो बुक जो है ना, उसमें आप इनकी वो बुक अभी 1991 में आके FBI ने अनक्लासिफाइड की है। तब तक वो क्लासिफाइड थी जी, क्योंकि वो उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन थी। वो सारी इनकी मीटिंग्स थी ज़्यादातर रशियंस में और हिब्रू में, इन्होंने वो इनकी ट्रांसलेट हुई हैं सारी। वो बुक नहीं है कोई, वो सिर्फ उस बंदे ने उसका पेपर्स हैं उनको कंपाइल किया, उसकी ट्रांसलेशन किया उसने, कंपाइल करके ट्रांसलेशन करके उसने वो दिए। तो वहाँ इसलिए वो जो, अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें वो बताते हैं, जैसे मैं आपको एक पहला सबसे रूल बताता हूँ।
वो कहते हैं कि जो द मैसेज है ना, जो मैसेज आम लोग हैं जो, दे आर नॉट फिट टू रूल, दे आर नॉट फिट टू थिंक, और अगर आप उनको आज़ादी देंगे तो वो क्योस बर्पा करेंगे, वो दुनिया में क्योस बर्पा करेंगे अगर आप उनको आज़ादी देंगे। वो कहते हैं कि जो लीडर है अगर वो ईमानदार है और लोगों के साथ ओपन है, फ्रैंकनेस है उसकी लोगों के साथ, यानी लोगों के साथ वो रिलेट करता है। जैसे आप आज लीडर्स को देख लें, किस लीडर के साथ आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं? जो आपके जैसी चीज़ें खाता है, पहनता है, जो आप में फिरता है, या जो अपने आप को डिस्टेंट रखता है, जो एक इंप्रेशन देता है कि मैं तो बड़ा ऊपर हूँ। तो वो ये पहला रूल है, पहला प्रोटोकॉल है उनका, मेंशन्ड है। एल्डर्स कहते हैं कि जो भी लीडर वो होगा, ईमानदार होगा और अपने लोगों से सीधी बात करेगा, वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। नॉट फिट टू रूल, नॉट फिट टू रूल। कह रहा है जो भी लीडर रूल करेगा उसके अंदर 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, स्मार्ट नहीं, कनिंग होना चाहिए। कनिंग का मतलब है तेज, शातिर, धोखा देने वाला भी, इस सेंस में। और दूसरा कि मेक बिलीव उसके अंदर के लोगों को किसी भी फिलॉसफी के वो पीछे लगा सके, आइडियोलॉजी की, जिस मर्जी आइडियोलॉजी, बस लोगों को पीछे लगा सके, ये उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। ये उनका पहला प्रोटोकॉल। इससे आगे वो जाते जाते हैं, आखिर में वो लेके आते हैं कि अब आप लीडर्स कैसे चूज करेंगे, कि अब आपने लीडर चूज करने हैं। पहला तो मैसेज तो नहीं, रूल नॉट फिट टू रूल, मैसेज तो पागल हैं, मतलब ये लोग जो हैं ये हमसे कमतर हैं, मतलब हम तो रूल आउट कर दिया, तो अब लीडर्स कैसे करेंगे? लीडर्स फिर कौन है? हम एल्डर्स। क्यों? क्योंकि हम खुदा की तरफ से चोजन है, तो हम बताएंगे कि ये दुनिया कैसे चलनी, ठीक है। अब ये जो अपने लिए वो एक अलहदा से क्लास बना लेते हैं, इस पूरी बुक को आप पढ़ेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन। फिर वो उसमें बताते हैं कि अब जहाँ पे हुकूमत बनी होगी उसको कैसे आपने ख़त्म करना है अपनी। वो उसको बताते हैं कि पहले आप उसमें क्योस बर्पा करेंगे उस हुकूमत में। जब क्योस होगा तो क्योस में तो कुछ समझ नहीं ना आती, बेयकीनी हो जाए, बेयकीनी, तो हम उस क्योस में अपना कंट्रोल करेंगे। फिर अब ज़रा सिर्फ 1 सेकंड के लिए पाकिस्तान का हाल देख लें। पिछले 18 महीनों में क्योस होके अब किसके कंट्रोल में चला गया पाकिस्तान। किसी भी इलाके में किसी भी कौम को फतह करना, उसके करने के लिए ये एल्डर्स का बड़ा ज़बरदस्त उनका रूल है कि मतलब इसको कहते हैं ईवल मतलब थिंकिंग है ना, कि अगर आपने ईवल थिंकिंग है आपकी, तो ये आपका रूल होगा कि आपने लोगों को कैसे उनको मैनिपुलेट करना है, कैसे तबाह करनी है कौमें, कैसे आपने मुल्क के जो फेमस लीडर जिनके पीछे अवाम होगी उनको कैसे ख़त्म करना है, ताकि फिर कंट्रोल उन पर कैसे किया जा सके। अब आप इस बुक को अगर लें तो अब आप आ जाएं, इस बुक में ना सिर्फ ये बताया जाता है बल्कि इस बुक में जो तीसरा चैप्टर है वो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, रशियन न्यूज़पेपर की 1865-70 की बात, अराउंड दैट। तो उसमें वो लिखते हैं कि कमिंग रेड डिक्टेटरशिप, और कहाँ पे? यहाँ पे रशिया, बोल्शेविक पूरा जो रीजन, नॉट खाली रशिया, उस टाइम तो ये पूरा यूएसएसआर, बिल्कुल ठीक, यूएसएसआर। तो वो कहते हैं कि इसमें आ रहा है, और उस अखबार में तो उसकी हेडिंग पता क्या है? वो कहते हैं रेड डिक्टेटरशिप इज कमिंग एंड ज्यूज आर लीडिंग इट। लोग देखते नहीं है ना, वो सारा कंट्रोल उनके पास है, एकेडमिक्स का, मीडिया का, हर चीज़ का। वो ये चीज़ें आपको पढ़ने नहीं देंगे, सामने नहीं आएंगी। पढ़ी भी हुई है तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अब वो बताते हैं कि अब क्या होता है कि जो रशिया में जो इनका दूसरा जो ज़ार ऑफ रशिया आते हैं, उनमें दूसरा रशिया का जो ज़ार था वो था अलेक्जेंडर II। अब ये जो एक साइड पे ये सारी हिस्ट्री चल रही है, ये मतलब 1870 में ये आता है अखबार में। माइंड दैट ये सारा काम शुरू होता है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के फाउंड होने के बाद 1762 में। 1862 में वो फाउंड हुई और उसके बाद 1762 में तो वहाँ से लेके रॉथस्चाइल्ड ने अपने बच्चे फैलाना शुरू कर दिए। हर जगह पे हुकूमतों को वीक करना शुरू कर दिया है, जैसे रशिया में, जैसे जर्मनी में, अभी मैं आपको बाकी भी बताता हूँ, पोलैंड में, हर जगह। अब यहाँ पे आपके पास 1890 आ जाता है। 1890 में आप 1892 एग्जैक्ट डेट कर लें, उसमें एक बंदा है, उसका नाम है थियोडोर हेजल। बहुत बड़ा कैरेक्टर, ज्यूज के लिए। अब वो बंदा कहाँ पैदा होता है? वो ऑस्ट्रिया में पैदा होता है और एक जर्नलिस्ट था। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ एक जर्नलिस्ट। वो आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू एक आइडियोलॉजी हवा से पकड़ता है और उसका नाम रख देता है ज़ायनिज्म। ओके।
अब जिस आइडियोलॉजी का नाम वो रखता है, अब जायनिज्म क्या है, सबसे पहले जायोन को समझे। जायोन एक का मतलब है बेसिकली शेर भी इसको कहते हैं, मतलब इस पुरानी उसमें मतलब जानवर के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जाता है। जायोन एक इलाके का नाम है जो बिल्कुल जेरूसलम के साथ होता था। जब हज़रत याकूब के बेटों अर्ली जो मतलब उनके बाद नस्ल शुरू हुई थी ना, तो वहाँ पे एक इलाका था, उसका नाम था जायोन। वो इलाका जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाज़ा और ये सारे इलाके को मिला लें अगर आप, तो ये इलाका जायोन होता था, इसका पुराना वो नाम। ओवरऑल फ़लस्तीन था, अंदर एक ज़ायोन का इलाका था। तो अब ज़ायोन के इलाके में यहाँ से इसकी आइडियोलॉजी है, जिसको कहते हैं ज़ायनिज़्म। ज़ायनिज़्म क्या है? बड़े सादा लफ्ज़ों में ज़ायनिज़्म ये है कि ज्यूज़ जो हैं वो खुदा के चोज़न हैं, रूल करने के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। और ये जो इलाका है, ये कनान का, ये पूरा ये इज़राइल फ़लस्तीन का इलाका, ये उनके लिए मखसूस है, ये खुदा ने उनसे वादा किया हुआ। ये थ्योरी ज़ायनिज़्म है। कोई इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। दिस थिंग्स फ्रॉम तोरा और समवेयर। ऑब्वियसली वो इसको मैं बताता हूँ कि अब वो क्या रिलेट तोरा से करते हैं, रिलेट वो करता है। वो क्या करता है कि जो अर्ली खुदा ने हुक्म दिया था हज़रत याकूब के बेटों को, कि हज़रत इसहाक के जो आगे से इसहाक के बाद जो हज़रत याकूब के बेटे हैं, जो सारी बनी इसराइल बनती है, उनको हुक्म था कि आप ये इलाका साफ करवाएं और अल्लाह की तौहीद का मरकज़ कायम करें। उसने कहा नहीं, हमें हुक्म है। हाँ, उसने वो वहाँ से वो ले लिया ना, तो फिर आगे से उसको जोड़ के चीज़ों को वहाँ से वो उठा लिया, ये तौरात में से उठाई डायरेक्ट चीज़, बस ये लाइन। हालांकि आगे उसको नवीम में, कैटोवीम में, उसको इवन जो आगे आपकी तालमूद और मिशना इवन उसमें भी वो मेंशन है कि रूल क्या होगा उसके लिए, क्योंकि कंडीशंस क्या होंगी। तो वो कंडीशंस आपने अभी मेंशन कर दी कि जो रबाई आपको मेंशन कर रहा था कि कंडीशन वो है कि जब तक मिसाया नहीं आ जाता, कि अल्लाह की मईशत कब होगी, कि जब अल्लाह एक मसीहा भेजेगा, वो हमें खुद लेकर जाएगा, वो मसीहा हमें लेके जाएगा। जैसे हमें पहले मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए, बाद में हमें कौन लेके गया? साइरस द ग्रेट। तो इसलिए वो इन दोनों को मसीहा मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को वो नहीं मानते, वो नहीं कहते कि वो मसीहा था, वो कहते हैं वो हमारा अभी आना है मसीहा। जैसे मुसलमान कहते हैं इमाम मेहदी नहीं आना है, इस तरह सारों का ईसा अलैहिस्सलाम का भी कहते हैं, सबका एक मसीहा है। तो अब जो ये जो बेसिकली इस मसीहा को वो नहीं मानते, तो इन्होंने क्या किया ज़ायनिस्ट ने, उसने बस ये थियोडोर हर्जल ने ना बस हवा से एक आइडियोलॉजी पर एक लाइन वहाँ से पकड़ के आगे नीचे पूरा उसके ऊपर महल तामीर कर दिया कि ये यहाँ से भी ड्राइव होती है चीज़, फलाने किंग ने भी कहा था, साउल ने भी कहा था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। नो बेसिस व्हाटसोएवर। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आज अब कोई ये 1890 में ये बात कह रहे हैं, ये ऐसी बात है कि कोई अफ्रीका के लोग आए, मतलब कोई इधर बसे हुए अमेरिका में, वो 4000 साल पहले जाके कहेंगे ये 4000 साल पहले ये इलाका हमारा था, हमारे खुदा ने हमें कहा था, तो इसलिए उठो यहाँ से, ये हमने लेना। ये बिल्कुल ऐसी बात। या यहाँ पे हमारे इंडिया पाकिस्तान में कोई आगे, हम तो चलो फिर यहाँ बैठे हुए, कोई आगे किसी नए मुल्क में कह दे जी 6000 साल पहले मेरा यहाँ आया था, आप उठो यहाँ। ये बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब आप मज़े की बात देखें, 1892 में वो ज़ायनिज़्म की थ्योरी लेके आता, उसको सारी जितने रबानीज़ हैं, जितने सडूकीज़ हैं, फारसीज़ हैं, आउट राइटली रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये कहाँ से ले आया बात ना। अच्छा, उसको पहली फंडिंग सेपरेट ज्यूइश होमलैंड का भी उसने कॉन्सेप्ट दिया था या उसने नहीं दिया था? नहीं, वो खाली ज़ायनिज़्म। अगर आप ज़ायनिज़्म को देखें तो वो बेसिकली सेपरेट ज्यूइश होमलैंड ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो कह रहा है कि हम चोजन पीपल है और हमारे लिए लैंड मखसूस है, तो वो सेपरेट होमलैंड ही होगा। बेसिकली अगर नाम नहीं लिया लेकिन है वही चीज़ है बेसिकली। मतलब ज़ायनिज़्म का मतलब ये है कि हम ज्यूज़ हैं, हमारे लिए खुदा ने ज़मीन मखसूस कर दिया, अब उसका नाम इज़राइल रख लें, जो मर्जी रख लें, आइडिया बेसिकली उन्होंने वहाँ से ले लिया। उस आइडिया को कोई लोगों ने फॉलो नहीं किया, उसको ज़्यादा घास नहीं डली किसी साइड से, सारे ज्यूज़ ने आउटराइटली रिजेक्ट किया। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, 1905 तक, 1890 में शुरू हुआ, 1905 तक उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया। 1900 के बाद से वो हर्जल जो है वो ख्वार होकर इधर उधर हो जाता है। उसकी थ्योरी जो है वो कौन उठा लेते हैं? एशकनाजी ज्यूज़। वो कहते हैं ओ हो ये तो हमारी लिए बात कर रहे हैं, ज़ायनिज़्म तो हम है, वाइट यूरोपियन जो सबसे बेहतर। जो अब ये वाली जो थ्योरी ज़ायनिज़्म है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ज़ायनिज़्म बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में समझ ले, ज़ायनिज़्म जुदाइज़्म नहीं है। जुदाइज़्म जो यहूदियत मज़हब है, उसका ज़ायनिज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे रोमन वेटिकन्स का, जो वेटिकन रोमन्स हैं, उनका कोई ईसाइयत के साथ क्या ताल्लुक है? जो के अमेरिका में बन गई, तो उसका मतलब ईसाइयत के साथ क्या ताल्लुक है? इसी आइडियोलॉजी को अगर आप समझे, तो जो ब्राह्मणिज्म है, जो हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, वो भी इसी चीज़ पे बेस था कि बर्तरी की बेस पे। तो उसका हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप उसकी भी किसी दिन हिस्ट्री डिस्कस, वो हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपर कास्ट ब्राह्मण ने निकाला अपनी कि कास्ट सिस्टम के हम तो पैदा ही बेहतर हुए। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही ज्यूज़ ने वो किया। तो वो ये वाइट एशकनाजी जो ज्यूज़ हैं, इन्होंने वो थ्योरी पिक की। सबसे पहले उसकी फंडिंग पता है किसने की? उस आइडिया की जो पंफलेट छपवाने में, पूरी दुनिया में फैलाने में, सेसल रोड्स और ये रॉथस्चाइल्ड।
इन दोनों ने उसको पूरा फंड किया उस ज़ायनिज़्म को। अब ज़ायनिज़्म इतनी रेसिस्ट थ्योरी है कि अंदाज़ा लगाएं कि एक जगह पे लोग आबाद हैं, बैठे हुए, आप जाकर कह रहे हैं कि चलो उठो ये हमारी जगह। ये इस तरह की थ्योरी है। अब ये वो थ्योरी है कि अब देखें कि अब ज़ायनिज़्म क्या कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा वो एक चीज़ एक साइड नोट में आती है कि जब ये 1892 में आती है ज़ायनिज़्म, आपकी 1762 से 64 या 68 में तकरीबन रॉथस्चाइल्ड के बच्चे जाते हैं इधर उधर सारे नेपल में। 1764 में जाते हैं। सबसे पहले 1787 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। बिल्कुल एल्डर्स के कहे मुताबिक, एन मुताबिक, जैसे एल्डर्स ने कहा हुआ था कि जाके हुकूमत कैसे तबाह करनी है, कैसे लोगों को अपने साथ मिलाना है, कैसे पैसे देने हैं, कैसे अपने आप को वो करना है, बिल्कुल वैसे उन्होंने। आज भी एक्सटेंसिवली इसके ऊपर लिखा जा चुका है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके पीछे कितना बड़ा ज्यूज का, स्पेशली एश्केनाजी ज्यूज का रोल था। उन्होंने पूरा फ्रेंच से सबसे पहले बदला लिया कि इन्होंने हमें सबसे पहले निकाला, उन्होंने सबसे पहले उनको फारिग किया। 19वीं सदी में आ जाए, अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है अगर आप देखें तो 1787-88 में 89 में समथिंग लाइक दैट। अब आप उसमें आप अगर जाके उस टाइम के फ्रेंच न्यूज़पेपर्स निकालें, आपको इंटरनेट आर्काइव्स में मिल जाएंगे। जो ब्रिटिश ने क्या किया, क्योंकि इनकी फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा थी तो ये सारे बहुत ज़्यादा फ्रेंच पे नज़र रखते थे। हर उनकी वो न्यूज़पेपर्स वो चीज़ें ट्रांसलेट होती थी क्योंकि वो फ्रेंच में होते थे। अब वो सारा आपको जो इसका एकेडेमिया, इसके ऊपर जितनी रिसर्च लोगों ने जितना लिखा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, वो आपको सारा ब्रिटेन आर्काइव्स में मिल जाएगा। ब्रिटेन आर्काइव्स पुराने जो फ्रेंच इन्होंने ट्रांसलेट की, इवन जो हिस्टोरियंस की बुक्स रेवोल्यूशंस के ऊपर रिपोर्ट्स, क्योंकि अगर कहीं भी रेवोल्यूशन होता था तो आखिर इनकी डायनेस्टी को भी खतरा था, बिल्कुल ये भी तो आखिर किंग्स है ना, तो ये बड़ी नज़र रखते थे क्लोजली कि क्या फैक्टर्स, क्या इन्फ्लुएंसेस। तो उस ज़माने में जो ब्रिटिश आपके जो हिस्टोरियन है, इसीलिए तो अगर आप नोट करें तो जो ब्रिटिश थे वो दे यूज टू हेट ज्यूज़। 1192 में जब हेनरी ने इनको निकाल दिया था, उससे लेके अभी तक उनकी हेटरेट जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 तक है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी जो ज्यूज़ का वो साथ उन्होंने दिया वो प्रॉपर एग्रीमेंट है कि उसमें उन्होंने कैसे उनको पूरा फंड किया, उनको पैसे दिए जंगों के लिए, फिर उन्होंने उसके बदले में उनको फ़लस्तीन और इस चीज़ में हेल्प की सेटल होने में। अब जो उस वक्त में आपको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको सारे मिलेंगे। हर कैरेक्टर बेसिकली ये शुरू कहाँ से होता था कि जो आपकी जो अश्केनाज़ी जो फैमिली थी ज्यूज़ की, जिनका सारा होल्ड था, इन्होंने 17वीं सदी में पूरा जो आपका लिटरेचर, फ़िलॉसफी, स्पेशली फ़िलॉसफी, लिटरेचर, फ़िलॉसफी, आर्ट, म्यूज़िक, सबको उन्होंने सारा का सारा जो है वो अश्केनाज़ी ज्यूज़ से निकला। वो इसके पायनियर्स थे, फ़िलॉसफी के, कल्चर के, लिटरेचर के, म्यूज़िक के, आर्ट के। आज भी आप देख लें वो मैं आप मॉडर्न डेज में भी आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि वो आज भी किस तरह उन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, मतलब पूरा फ्रांस उनके कंट्रोल में। अगेन प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर, क्योस, रेवोल्यूशन, क्योस में कंट्रोल। क्योस में कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। सो जब पावर्स टूट जाती हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम जो मौजूद होता है, भले अच्छा हो या बुरा हो, वो जब टूट जाता है तो उसके ऊपर फिर आप कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। अब 18वीं ये इसी टाइम के ऊपर मैंने आपको बताया कि ज्यूज़ आपको मिलेंगे कि पावर इनकी स्ट्रांग होते हुए रशिया में। उसकी आपको कहाँ से उसकी आपको कंफर्मेशन मिलती है, आप अगर जाएं अलेक्जेंडर 1 जो टसार 1 था रशिया का, जो 1925 से लेके आई थिंक उसका कोई 40 साल तक 50 साल तक जितना भी उसका रेन था, उस रेन में आप देखेंगे उसके जो मेन आप उसको कह लें फाइनेंसियर्स थे वो रॉथस्चाइल्ड थे, और जो मेन दूसरे उसके फाइनेंसियर्स थे वो आपकी हर्ष फैमिली, जिसके मिचेल एंड हर्ष चॉकलेट्स, ये जो आपकी फिशर फैमिली, वो भी अश्केनाज़ी ज्यूज़, ये मेन फैमिलीज थी। फिशर, रिटिजिकर, सेसिल रोड्स, रॉथस्चाइल्ड, ये वो फैमिलीज थी जो इनके टजार्स को, इनके एम्परर्स को, बड़ों को वो सारा फंड कर रहे थे। उस फंडिंग की वजह से इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे थे गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के जो उनके जो दरबारों में लोग थे, जो पोजीशंस पे थे, उनको इन्फ्लुएंस, उनको गिफ्ट देके जो भी करके। अब आप देखें उस टाइम पे अब रशिया के ये जो मैंने आपको एल्डर्स ऑफ जायोन, जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ जायोन की मिसाल दी है, ये सारे उस टाइम पे इनकी जो मीटिंग्स थी वो सारी रशिया के लिए थी। जो रेड डिक्टेटरशिप इन कमिंग, जो इस बुक का 2nd चैप्टर है वो बाय ज्यूज़, वो सारे उसने ज्यूज़ के एक एक बंदे का मेंशन किया जो सारे की पोजीशंस में बैठे हुए थे। जो उस टाइम पे एक काउंसिल ऑफ मॉस्को होती थी, जो तकरीबन आप समझे कि मॉस्को सेंटर पावर हब था। बिल्कुल। उसके अंदर 80% ज्यूज़ थे।
80%। अभी आपको ये 3 साल पहले, 2 साल हुए अभी, प्यूटन ने अभी एक एजेंसी को रिपोर्ट इंटरव्यू दे रहा था। प्यूटन इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद रशियन हिस्ट्री एंड ऑल द जितने भी रशियन टजार्स और सब, बाय द वे। तो वो हिस्ट्री में बताता है कि प्यूटन ये आके एडमिट कर रहा था, जो पहली बॉल्शविक के बाद जो हमारी पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो इन्होंने बनाई, वो ऑलमोस्ट सारी जूस थी। ये प्यूटन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब आप प्यूटन से ज़्यादा तो नहीं रशिया के वो मामला। आगे आ जाए, जितने की पोजीशंस पे लोग थे, जितने भी की पोजीशंस पे, वो खा मॉस्को हो, वो टजार के करीबी हों, वो सारे रॉथस्चाइल्ड के, मतलब उनके पे रोल पे, उनके फाइनेंशियल्स पे, और नीचे वर्कर्स लेवल वैसे ही जूस, वो जो सारे उधर से आ रहे थे सेमेटिक से, वो जो अर्ली उधर माइग्रेशन करके। इस टाइम पे अलेक्जेंडर टू के ज़माने, जो 1880 के करीब के ज़माने में, रॉथस्चाइल्ड, ये रिटन डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड है, कि टजार को ऑफ़र करते हैं, मतलब ये अपनी इनके डिनाई कर देता है इनके बैंकिंग सिस्टम को, वो जो इन्होंने डेवलप किया था एक बैंकिंग सिस्टम, इसको वो डिनाई कर देता है कि, और इनको हुक्म देता है कि इनके, मतलब आप इनको निकालें यहाँ से, निकालें एज इन कि इनका इन्फ्लुएंस कम करें। तो क्या करते हैं वो रेवोल्यूशन ले आते हैं, वर्कर्स रेवोल्यूशन। वर्कर्स रेवोल्यूशन प्लान करते हैं जितने उस वक्त में। अब आप यहाँ पे नोट करें, ये यहाँ पे अश्केनाजी जूस यहाँ पे क्या कर रहे थे, दे वॉन्टेड टू शिफ्ट, मूव ऑल दीज जूस फ्रॉम हेयर। वो चाह रहे थे कि ये भी यहाँ से निकले, ये जो वर्कर्स जूस भी हैं। अब ऑल्दो वो उनके अश्केनाजी में कन्वर्ट हो चुके हुए थे। अब 11वीं सदी में मैंने आपको बताया 3% अश्केनाजी जूस, तकरीबन 300 लोग, आप समझ लें टोटल 300 बच गए थे, जो आते आते इतने बच गए थे इनके, जब निकाले माइग्रेट होते हुए। अब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कन्वर्ट करा रहे हैं, क्योंकि अमीर ही ये हैं, पैसे वाले ये हैं, सुल्तान का जो मजहब होता है लोगों का वही बन जाता है। बिल्कुल। ये होते 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 इन्होंने 1917 में जो आपका कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू होता है, कम्युनिस्ट पहली गवर्नमेंट, उसके बाद लेनिन आ जाता है। लेनिन के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ज्यूज, उसका पर्सनल, उसके आप एक एक उसके मिनिस्टर से लेके उसके एडवाइजर से देख लें। लेनिन के बाद आप आगे जाते जाएं, जितने भी रशिया में जो आपको रेड डिक्टेटर्स आते हैं, स्टालिन के तो इस तरह ज्यूज के उनके कंट्रोल में था। ये ज्यूज नहीं है बाय द वे, दीज आर जायनिस्ट। आफ्टर 1900s जायनिज्म की मूवमेंट इन लोगों ने हाईजैक कर ली हुई है, अश्केनाजी ज्यूज ने। उन्होंने हाईजैक करके अब पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच में किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आए, फिर उसके बाद उन्होंने आके रशिया में किया। रशिया में उसके बाद उन्होंने लेनिन के टाइम पे, अब आप देखें कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कितना बड़ा स्टालिन ने जो ऑपरेशन किया, उसने, इट इज़ एस्टिमेटेड, इट इज़ नॉट जस्ट इन रशियन, ऑल द रशियन जो उनके हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये इसको कोट किया इस फिगर को, कि 80 मिलियन से लेके 120 मिलियन तक हमारे लोग मरे हैं 1970 से लेके 1989 तक। अब ये सारा बंदा जायनिस्ट ने मारा। क्यों मारा है? 1917 से लेकर जी 1989 तक। जी ये सारा बॉल्शविक रेवोल्यूशन, ये बॉल्शविक इरा, फिर उसमें आगे हिटलर का इरा भी अंदर ही मैं डाल रहा हूँ इसमें, ये सारे के दौरान ये सारा जायनिस्ट कंट्रोल में। अब ये इस वक्त ये जो रशिया पूरा इनके कंट्रोल में, आपके जितने इनके डिक्टेटर्स आ रहे हैं, वो सारे डिक्टेटर को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है, मतलब वो, और वो वन मैन आर्मी होता है। और वो लेके आए लेनिन को, जब अलेक्जेंडर टू ने उनका जायनिस्ट का जो बैंकिंग सिस्टम और उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो वो लेके आए इसको, ये सेकंड रेवोल्यूशन। अब थर्ड उन्होंने कहाँ से बदला लेना था? जर्मनी से। आ जाएं अब आप जर्मनी के ऊपर। जर्मनी, बवेरिया जर्मनी, मैंने आपको बताया वो जगह है जहाँ से ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी फाउंड हुआ। उसके बाद उस टाइम वो एश्केनाजी जूस की जितनी फैमिलीज हैं, उनमें आपको मेजर फैमिलीज में आपको बताना शुरू करूं, अगर आप हैरान हो जाएंगे। रॉथस्चाइल्ड फैमिली को आप जानते हैं, फिशर फैमिली, सिसल रोड्स फैमिली, लेमन ब्रदर्स जिनके आज बैंक है अमेरिका में, जी। उसके बाद रिटिजिकर फैमिली, एडल्सन फैमिली। एडल्सन वो है जो शेल्डन एडल्सन है, जिसका अभी वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान रोल आएगा। फिर आज जो उसकी बीवी है मैरियम एडल्सन, वो ट्रंप की वो फाइनेंसियर है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी फैमिली, बिलियनियर फैमिली। आप चलते जाएं आगे, यूवुड, लैरी फिंक हो गया ब्लैक रॉक का, यू जायनिस्ट जू,
कीप इन माइंड, जायनिस्ट होने के लिए आपको यहूदी होना ज़रूरी नहीं है, मुसलमान भी जायनिस्ट हैं, क्रिश्चियंस भी जायनिस्ट हैं। ये क्लब है टॉप के लोगों का जो ये समझते हैं कि हम खुदा की तरफ से चोजन हैं, हम बाकी मैसेज को रूल करने के लिए हैं, क्योंकि ये अगर अपने आप को खुद रूल करेंगे, अपने लॉज बनाएंगे, तो ये तो क्योस बर्पा करेंगे। ना इनमें अकल है, ना इन ये पढ़े लिखे हुए हैं। हम तो तब के एकेडमिक भी हैं, लिटरेरी भी हैं, हम तो तब के ये हैं, हमें अल्लाह ने अकल ही ज़्यादा दी है। हम तो वो अपने क्लब में बंदे इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने क्लब में जहाँ जहाँ से वो होता है, मेन जितने आपके टजार्स हो, चाहे आपके एम्परर्स हों, रूलर्स हों, मेन जितने की पावर पोजीशन होल्डर्स हों, नई पार्टीज़ जो आ रही हों, पॉलिटिकल पार्टीज़, नए जजेस हों, मूवमेंट्स हों, एक फिलोसफर हो, म्यूजिशियन हो, इन्फ्लुएंशियल इन एनी वे और फॉर्म, दे विल उसको इजी टू कंट्रोल ना, उसको जायनिज्म में उसको वो फॉरेन जायनिस्ट बनाते हैं, उसको अपने क्लब में लेके आते हैं। और ये नहीं है कि आती उसको बताते हैं कि ये मतलब दे हैव अ होल मैकेनिज्म, मतलब वो कैसे वो करते हैं। इट्स वेरी इजी। इंसानों का ना, इंसानों के अंदर ये फितरत चीज़ है कि आप अगर नोट करें ना, कि मैं अगर आपको बताऊं कि आओ यार ये मैंने एक अलहदा से क्लब बनाया हुआ है, इसकी मेंबरशिप है, तो यू आर लाइक ओ यार आई एम पार्ट ऑफ दैट क्लब, राइट। तो इमेजिन अगर आप उस क्लब का पार्ट हो जो दुनिया को रूल करने के लिए बना रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है वो क्लब जो जायनिस्ट का क्लब है, जो 1900 से स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हुआ। रॉस चाइल्ड और फिशर फैमिली और सेसिल रोड्स फैमिली की डोनेशन से सारा इनका पैसा इन्वॉल्व। और इवन वर्ल्ड वॉर वन में देख लेना कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जितने भी लोग थे, जितनी भी स्टेट थी, जो लोग इन्वॉल्व थी, मेनली उन सबको पीछे से फाइनेंस कौन कर रहे थे? उन सबको वही जूस फाइनेंस कर रहे थे, जिनको लॉर्ड मेयर आर्मस्टाइल्ड ने सारे शहरों में भेजा, उन्होंने कंट्रोल किया। इवन दे वर कंट्रोलिंग द बैंक ऑफ इंग्लैंड, सिटी ऑफ लंदन को कंट्रोल कर रहे थे, और इसी तरह से फ्रैंकफर्ट में और हर जगह पे जो मेन बैंक्स थे उनको वो कंट्रोल कर रहे थे, और उनसे कर्जे लिए हुए थे हुकूमतों ने। और जब हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए हैं उनसे, तो डेफिनेटली वो कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद फिर जंगें होंगी, तो जंगों में फ़ायदा किसको पहुंचेगा? जो मनी कंट्रोल करता है, और जो मनी कंट्रोल करता है वो और पावरफुल हो जाएगा। आपकी जो कॉमन मैन है और वीक हो जाएगा, और जो वो टॉप 1% है वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उनके लिए कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। तो दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर लाइक फॉरएवर। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एनी वॉर। अब आप देखेंगे इसी टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, जब ये रशिया में बोल्शेविक और सारा ये वो कर रहे होते हैं, इधर ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। सारा लंदन, बैंक ऑफ लंदन जो है, बैंक ऑफ इंग्लैंड सॉरी, उसको सारा फाइनेंस वो करते, सारा पैसा उनका था, सारी रिटन डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जो उनकी बैक एंड फोर्थ, जो उनका एग्रीमेंट हुआ कि आप फाइनेंस करेंगे तो आपको हम किस तरह जो आपको ये इजराइल में ये वाली जगह आपको सेटल करके देंगे। और तो इवन अब आप यहाँ से आगे चलें, अब थोड़ा सा आपको आप जर्मनी की तरफ लेके चलते हैं। अब फ्रेंच, रशिया, जर्मनी आ जाए। जर्मनी में अगर आप अब देखें, हिटलर बड़ा एक मतलब अब नाम ऐसे मेंशन होता है कि जैसे अब हिटलर की अगर आप ना, हिटलर एक बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे अगर आप जर्मनी को देखें ना, तो जर्मनी में जो सबसे लीस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी ना, वो हिटलर की पार्टी थी। 40 पार्टियां थी और सारी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज थी। ये वो टाइम था कि जब मैंने बताया कि बवेरिया से ही शुरू हुई एश्केनाजी फैमिली, और जर्मनी को वो पूरा कंट्रोल कर चुके हुए थे। हिटलर की पार्टी को फंडिंग देने वाले, उसको बनाने वाले 1926 से लेके, देखिए उस ज़माने में ये होता था कि जो पार्टीज़ के पास पैसा इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं होता था, या तो पार्टीज़ अमीर लोगों की होती थी, आज भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन जो अगर पार्टी किसी आम बंदे की है तो उसको पैसे कहाँ से मिलते थे? जो वो स्पीचेस करते थे ना, तो वो स्पीचेस न्यूज़पेपर, रेडियोज़ और ये वो पब्लिश करते थे, तो वो फिर पैसे देते थे, रॉयल्टी। यहाँ ये पैसे कमाने का तरीका था। अब जर्मनी में क्या था? हिटलर वॉज अ पोलाइट एंड शाय गाय, बहुत शाय। ये तो रिटर्न है, मतलब वो उसकी आप हिटलर की मेन जो ऑटोबायोग्राफी है वो मेन काम्फ, बिल्कुल। अब वो उसका नाम माई स्ट्रगल। अब वो उसको माई स्ट्रगल में एक भी लाइन आप मुझे निकाल के दिखा दें जो उसने जूस के खिलाफ लिखी हुई है। अभी मैंने दोबारा ख़त्म किया वो किताब ना, थोड़ी देर से पहले मैं देखना चाह रहा था कि मतलब शायद मैंने पहली दफ़ा इतने वो नहीं पढ़ी। नहीं, माइन काम्फ के अंदर तो पूरा चैप्टर उसने के खिलाफ लगा। मैं आपको, आप देखें ना, अब किस एज ए जूस की वो बता रहा है उनकी फाइनेंशियल और उन चीज़ों पे। उसने किसी भी जगह कहा है कि मैं आई हेट जूस और मैं इनको रेडिकेट कर दूंगा, या मैं ऐसे इनकी मैं नस्ल कुशी। आप अंदाजा लगाए एक बंदे के ऊपर है कि उसने 6 मिलियन मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और वो यहाँ से वो फिर आ रहा है ये चीज़। अब आप इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब 1907 में इंग्लैंड ने एश्केनाजी जूस, रॉस चाइल्ड और इन लोगों को ऑफ़र की कि हम जो फ़लस्तीनी, ये जो आपके ये सारे जो जूस हैं जिनको आप निकालना चाहते हैं, सेमाइट जूस को, वैसे भी जो ब्राउन आपसे मिलते ही नहीं है, इनको आप निकालना चाहते हैं, हम इनको युगांडा में शिफ्ट कर देते। युगांडा वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, पैलेस्टीन वाज नॉट इवन इन द नेम्स। तो युगांडा में इनको शिफ्ट करने की बड़ी कोशिश की गई है, तो वो नहीं कर सके वो बाद में।
अब आ जाए आप ज़रा हिटलर के ऊपर। अब हिटलर की जो पार्टी थी उसको सबसे पहली जो मेन फंडिंग दी है ना, वो 1,00,000 यूरोज या डॉलर, आज भी वो आज के पैसों में बनाते हैं, वो रॉथस्चाइल्ड ने दी थी। क्योंकि छोटी पार्टी थी, ऊपर से नीचे से आ रही थी, तो इनको था अपनी पॉकेट में होनी चाहिए पार्टी। एक भी स्पीच उस टाइम पे हिटलर ने मनी बैंकिंग और इन चीज़ों के खिलाफ नहीं की, क्योंकि ये सारे इनके कंट्रोल में थी चीज़ें। अब ये जर्मनी वो है कि 1930s में जर्मनी की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन कोई 35% पे पहुंच चुकी है। 35%, मिलियन ऑफ जर्मन्स आर अनएम्प्लॉयड, लोग मर रहे हैं। क्या? वही काम, कैओस। उस वक्त ज़ायनिस्ट, जो ये सारे ज़ायनिस्ट थे, ये हिटलर के साथ इस तरह थे। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। जितने अर्ली हिटलर्स की जो सारी कैंपेन स्टार्ट हुई, हिटलर ने आते ही सबसे पहले पावर में क्या किया वाला, उसने सबसे पहले जर्मनी को खड़ा करना शुरू किया इकोनॉमिकली। बिल्कुल, सबसे पहले। बिल्कुल। अब आप देखिए कि एक डिक्टेटर आ रहा है जो इतना हेटफुल है और इतना वो, और वो आते ही सबसे पहले कह रहा है कि नहीं नहीं यार, ये सबसे पहले जरूरी है कि मैं सबसे पहले अपनी कंट्री को पैरों पे खड़ा करूं। क्या उसने पूरी जर्मनी की, जैसे वो एक लंबी उसकी तारीख है, उसने उसको पूरा अपने पैरों पे खड़ा किया। बिल्कुल, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग कर दिया, और इतने 3-4 साल से इट वाज अ रेवोल्यूशन, इट वाज एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। आप उसमें देखेंगे जो सबसे मेन उसमें की पॉइंट था हिटलर की प्रोग्रेशन में, डेवलपमेंट में, वो क्या था भला? उसने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। जर्मनी ओड ह्यूज मनी टू द आउटसाइड लैंडर्स एंड टू एश्केनाजीज, टू रॉथस्चाइल्ड्स एज वेल. Rothschild had a control grip of the central banking system of Germany in 1930s. Control, total grip. No money could move without them. इस वजह से ये वो, by the way, it is also मतलब been widely discussed कि हिटलर was also a Zionist. उसकी जो हिटलर की आपको पता है मिटरनल तो मतलब मिलता है, जो उसके पैटर्नल फादर है वो मतलब अभी तक वो क्लियर नहीं होता, वो ऑस्ट्रिया से है, वियना ऑस्ट्रिया से, और वही वो जगह है जहाँ से आपको सारी ज्यूज़ की अर्ली फिलॉसफी, जायनिस्ट की अर्ली फिलॉसफी, इनकी सारी चीज़ वहीं से शुरू होती है। अब आप उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये वो टाइम है, इसी के बारे में ही विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि द बिगेस्ट क्राइम ऑफ हिटलर जर्मनी, ये विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिगेस्ट क्राइम ऑफ हिटलर जर्मनी वॉज कि दे अबॉलिश द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम विच एरेडिकेटेड, ख़त्म कर दिया जिसने प्रॉफिट्स ऑफ द मिडल मैन, जो प्रॉफिट्स ऑफ दोज बिग प्लेयर्स. Who were those big players? Who were the banking system? Zionist. It was Rothschild and all these families, Ashkenazi families. इनकी बात कर रहे थे वो. बट चर्चिल को भी ये पसंद नहीं थे Zionist, मतलब उनकी मजबूरी थी, उनको पैसे चाहिए थे, उनको फंडिंग मिल रही थी, तो वो कह रहे थे खैरी सल्ला भाई, अल्लाह खैरी सल्ला सानू की मसला. 1938 में, अभी आप इमेजिन करें, सबसे ज़्यादा जो जूस की परसिक्यूशन शुरू हुई है वो हुई है 1939 से 45 तक. उससे पहले के इवेंट्स आप देख लें. अब देखें ना, ये लोग ये सारी हिस्ट्री बीच में स्किप कर जाते हैं, वो फौरन क्यों भला कैसे स्किप कर जाते हैं? क्योंकि ज़ायनिस्ट ने इसको प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लॉन्च किया. आपको बार बार मिलता है 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन जूस. कभी आपने नंबर पे भी क्वेश्चन नहीं किया कि यार 6 मिलियन ही नंबर तुम्हें कैसे एग्जैक्ट नंबर मिल गया, पता कैसे चला? करेंगे तो एंटी-सेमेटिक कहलाएंगे ना. अब क्या किया उन्होंने, अब आप चले जाएं, मैं आपको एक शेयर करता हूँ, आप न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार उठाएं. 1917 में न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि 1917 में कि 6 मिलियन ज्यूज आर एट रिस्क. 1922 में कह रहे हैं 6 मिलियन ज्यूज हैव बिकम होमलेस और 6 मिलियन हैव बिकम दिस. 1928 में सेम स्टेटमेंट 6 मिलियन. 1932 में सेम स्टेटमेंट. ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरूर अपनी उसमें दिखाएं, लोगों को पता चले. एक छोटी सी वीडियो है. हु वाज राइटिंग दिस 6 मिलियन एट दैट टाइम? जब रॉथस्चाइल्ड ने और ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी ने, इन लार्जर टर्म एश्केनाजी ज्यूज़ ने, ज़ायनिस्ट एश्केनाजी ये जो ज्यूज़ हैं, इन्होंने जब ये अपना दुनिया पे अपना पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, जब फाइनेंस कंट्रोल करना था, तो उन्होंने यूरोपियन कैपिटल्स में बच्चे फैलाए. उसके बाद अगला कैपिटल कौन सा, अगली पावर कौन सी बन रही थी दुनिया में कि जहाँ था कि यार इसको कंट्रोल करना अब बहुत ज़रूरी है इन यूरोप के अलावा? अगली पावर कौन थी? अमेरिका, यूएसए. तो 1764 में ही जब आप उस टाइम पे अमेरिका की मार्केट को स्टडी करना शुरू करें, वॉल स्ट्रीट को, कि वो उससे पहले क्या थी. वो उससे पहले स्लेव ट्रेडिंग कर रहे थे मेनली, क्योंकि उस टाइम उसका नाम जो था वो न्यू एम्स्टरडैम था, न्यूयॉर्क का नाम ना, क्योंकि वो हॉलैंड के अंडर था, उनका वो था. उस टाइम पे वो स्लेव ट्रेडिंग और इस तरह के काम कर रहे थे. ज्यूज फैमिलीज वहाँ पे गई, न्यूयॉर्क में गई. इन्होंने जाके वॉल स्ट्रीट में अपना आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, अपनी फैमिलीज. सबसे पहला जो आज भी जिसको कहा जाता है कि वो एक
एक कुरान ऑफ वॉल स्ट्रीट कह लें, एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो उनके लिए सेक्रेड है वॉल स्ट्रीट के लिए, वो है उनका बटन वुड्स एग्रीमेंट। बटन वुड एग्रीमेंट क्या था कि जब अमेरिका में ये होल्ड इन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया, इन एश्केनाज़ी ज़ायनिस्ट ने, इन्होंने क्या किया कि आपके पास अब लेट सपोज अब वॉल स्ट्रीट में डिफरेंट मतलब ट्रेडर्स आते थे, डिफरेंट वो आते थे। इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग बना के, क्योंकि अगर एक जगह पे 50 ट्रेडर हों और वो 40 अपने जुड़ जाए तो 10 तो फारिग हो जाएंगे ना, मोनोपोली होगी। इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाना शुरू की। जो बटन वुड्स एग्रीमेंट है उसमें 24 सिग्नेटरीज हैं, 24 कि जिन्होंने सिग्नेटरीज किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस 24 या इस तरह का कोई नंबर है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो अब 1792 में या 1792 में ये साइन होता है। जब ये साइन होता है तो इसके सारे के सारे सिग्नेटरीज ज्यूज हैं, कोई और बंदा ही नहीं है, मतलब क्रिश्चियन नहीं है कोई उनकी भी तो होल्ड होनी चाहिए, किसी की नहीं है। और बटन वुड इसको इसलिए कहा जाता है, ये बटन वुड एक दरख्त मतलब वो होता था, वो उसके नीचे खड़े हो गए ये अपना सारा काम करते थे, उसी के नीचे इन्होंने एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट क्या था कि हम सारे ये जो ट्रेडर्स हैं, ज्यूज हैं, हम इस परसेंटेज से नीचे कोई चीज़ नहीं बेचेंगे, और ये हमारी परसेंटेज होगी, हम इस चीज़ पे हर चीज़ बेचेंगे। जब आपने एक सेंट्रल मोनोपोली में डाली, वहाँ से लेके वो आहिस्ता आहिस्ता से ये इनका वॉल स्ट्रीट के साथ जर्नी शुरू हो जाती है। क्यों? फाइनेंशियल हब इन्होंने कंट्रोल करना था। अगला फाइनेंशियल हब वो बन रहा था। ज़ायनिस्ट बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, लर्नड लोग हैं, फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे वर पायनियर ऑफ इन दीज स्टडीज, ऑल डिसिप्लिन। व्हाट दे डिड इज, उनको उसी टाइम पे उन्होंने फोर्स ही कर लिया कि अब दुनिया का जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट होना है अमेरिका की तरफ। तो उन्होंने अमेरिका की तरफ शिफ्ट होते हुए उन्होंने ये सारी अपनी जो है वहाँ पे भी होल्ड बनाना शुरू किया, ये ज़ायनिस्ट ने। अब आप आज इस टाइम पे जब आप अब वापस आते हैं हिटलर के ज़माने में, तो 1938 में एक बड़ा फेमस आपको वाक़या मिलता है, जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी ना कि ज़ायनिस्ट ने तो ज्यूज़ के कितना खिलाफ थे। अब आपको ज़रा इससे अंदाज़ा लगा लें। अब रशिया, आपको पता है, टोटल ज्यूज़ के अंडर, अब ये रशिया में 90 जो रशिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी उसमें 92% ज्यूज़ थे ऑन की पोजीशंस, 92%। उस गवर्नमेंट में ये जो रशिया की ये ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट बनती है, उसका इन्फ्लुएंस आप देखें कि आगे फिर जर्मनी में भी, वो आगे जर्मनी पे किस तरह अटैक करते हैं, किस तरह वो हिटलर की जर्मनी को आगे फिर अटैक करते हैं, जब वो बैंकिंग सिस्टम से अलहदा कर देता है इनको, रॉथस्चाइल्ड को, कि वो अपना, आपको पता है जर्मनी ने अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया था बैंकिंग सिस्टम, अपनी एक मेथड, कन्वेंशनल मेथड फॉर पेमेंट एंड एवरीथिंग। अब 1938 में, अब ये वो ज्यूज़ हैं, आपको बताया, जो अर्ली ज्यूज़ मतलब सारे सेटल हुए ईस्टर्न यूरोप में आके। पोलैंड में जो बोल्शविक ज्यूज़ हैं वो 50,000 जर्मन को मार देते हैं 1937 टू 1938, नॉट जस्ट इन 1 ईयर, सॉरी, अगस्त से लेके सितंबर तक, इन 1 मंथ 50,000 मतलब जर्मन्स को, और बोल्शविक वाले। अब ये कौन था बोल्शविक कंट्रोल कर रहा है? ये लोग, स्टालिन। जर्मन्स या जर्मन ज्यूज को? जर्मन ज्यूज, जर्मन, ऑब्वियसली जर्मन नेशनल्स को, उसमें ज्यूज भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर जर्मन नेशनल्स को मार देते हैं वो 50,000 को। और ये वो टाइम है कि आप देखें कि सिर्फ एक साइड पे नहीं चल रही चीजें, मतलब मल्टीपल साइमल्टेनियसली काफी कुछ चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल, सारी दुनिया में चीजें इस वक्त हो रही हैं साथ साथ। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 1938 में बड़ा एक फेमस वाकया, वो आप उसको जरूर कोट करेंगे, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना आपको इतना क्लियर इमेज हो जाएगा। वॉर्सो गेटो, जो वॉर्सो था ना, वहाँ की आप समझे जो स्लम्स, गेटोज जो हैं, वहाँ पे सारे जूज रहते थे, क्योंकि इनको बाहर निकाल के रखते थे, इनकी आबादियाँ अलग होती थी। अब इन जूस को, ये जो वॉर्सो गेटो वाले जूस थे, ये बेसिकली इन जूस ने फैसला कर लिया कि हम तो लड़ेंगे जी हिटलर के उसके भी खिलाफ। ठीक है, 1938 के एंड की बात हो रही है। अब उन्होंने फैसला कर लिया, उनके पास आर्म्स थे। अब उनको जाके ज़ायनिस्ट एश्केनाज़ी ज्यूज ने जाके डिसआर्म किया, कि उनको समझा के कि आप अपने हथियार फेंकें, और फिर उनको कत्ल करवाया। ये ज़ायनिस्ट है खुद, सारे वो ज्यूज को, तो खुद ये ज्यूज, इसलिए उनका ज्यूदाइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो कन्वर्ट भी नहीं हुए, वो एथीस्ट है असल में, वो खुदा को नहीं मानते, वो खुद खुदा है, वो कहते हैं हम खुद खुदा है। ये जो उन्होंने लाइन पकड़ी हुई है कि हम खुदा की तरफ से चोजन है, ये बाकी मैसेज के लिए, ताकि क्योस ना बरपाओ। मैसेज खुदा को मानते हैं तो उनके लिए है कि ये लाइन हम चोजन है, हमें हमारी इज्जत करो। अब ये टाइम है 1939 से लेके 1937 में, जब जैसे ही जर्मनी, हिटलर पावर में आता है, सारा पीछे से ज़ायनिस्ट उसके साथ हैं, सारी गवर्नमेंट में, सारे उसके ऑपरेशंस में उसके साथ हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, मनी भी दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो इस बैंकिंग सिस्टम खत्म करता है, ये उसके खिलाफ हो जाते हैं।
क्योंकि इनकी तो पैसा ही तो फाइनेंस ही इनका कंट्रोल सारा हुआ है। अब ये उसके खिलाफ होते हैं उसके बाद तो हिटलर फिर अपनी तरफ, क्योंकि वो भी पावर खुदा बन चुका है। और ये नहीं कि मैं हिटलर कह रहा हूँ बड़ा कोई अच्छा आदमी था, मैं अभी ज़ायनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इन्होंने कैसे अपना एक नैरेटिव प्रोपोगेट किया है। दूसरा नैरेटिव पता तो चलना चाहिए आपको। अब उस वक्त जब इन्होंने हिटलर इनके खिलाफ बैंकिंग की वजह से, ये उसके खिलाफ, तो उस वक्त अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, जो कि हिस्ट्री में मेंशन ही नहीं कभी हुआ, बैरन रॉथस्चाइल्ड, उसको हिटलर ने अरेस्ट कर लिया। बाकी इनकी फैमिली भाग चुकी थी, वो वापस गया, वो कहीं से वापस आ रहा था एम्स्टरडेम से या कहीं से, तो वो वापस आया, उसको अरेस्ट कर लिया इन्होंने। अरेस्ट कर लिया लंदन, यूके। अब लंदन इतना ज़्यादा एशकेनाजी ज्यूज़ के कंट्रोल में था क्योंकि लंदन में तो उनका पावर हब था, फाइनेंस कंट्रोल, एवरीथिंग। लंदन निगोशिएट कर रहा है बैरन रॉथस्चाइल्ड की रिलीज के लिए हिटलर के साथ। और उसको कितने पैसे ऑफर किए जाते हैं? पहले 4 मिलियन। 4 मिलियन उस जमाने में। अब ये चीज़ आप जाके ज़रा देखेंगे तो फाइनली सेटलमेंट पता कहाँ पे जाके होती है? दिस इज़ द, ये हिस्ट्री का सबसे महंगा तावान है, रैंसम है। 21 मिलियन देके उसको छुड़वाते हैं। अब हिटलर को अगर इतनी ही इनसे नफरत थी, ये जो ज़ायनिस्ट था, तो उसको पहले दिन सर क्यों नहीं उतार दिया उसको? अब आप देख रहे हैं कि किस तरह ये इनकी ये सारी चीज़ डेवलप हो रही है। अच्छा, वो हम उसको सॉरी मेरे ख्याल में मिस कर गए, बेल्फोर एग्रीमेंट, वो तो मिस कर गए, डेलिबरेटली कर गए। मैं डेलिबरेटली उसको, क्योंकि मैं अभी ज़ायनिस्ट और इसकी मैं रेवोल्यूशंस डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि वो उस पर पीछे, ये अलग एस्पेक्ट। हाँ, अब ये वाला वो बेसिकली टाइम है कि इस वक्त इन्होंने 1939 के बाद से, आप देखेंगे, आप न्यूज़पेपर उठा के देखें सारे, आप एक एक उसमें चीज़ हिस्ट्री में उठा के देखेंगे, आपको बड़ी उसमें समझ लग जाएगी कि इस वो सारे टाइम के बाद हिटलर के खिलाफ वाइड स्केल यूरोप में भी और उधर भी हेट और प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था। वो फिर ये जिनके कंट्रोल में सारा ज़ायनिस्ट ज्यूज़ ये करते हैं, ऑब्वियसली वो मार भी रहा थे, मतलब वो भी उनकी भी एक वो भी थी, लेकिन ये सारा फिर प्रोपेगेंडा उसके बाद शुरू करते हैं। रोजवेल्ट, अमेरिकन सदर, जो वर्ल्ड वॉर 2 में, उसका असिस्टेंट मतलब सेक्रेटरी उसका कौन था उस टाइम पे? नेथन रॉथस्चाइल्ड। अब आप इमेजिन करें की पोजीशंस। नेथन रॉथस्चाइल्ड उसको वहां से बैठा बता रहा है कि आप ये करें, आप ये करें। अब क्या कर रहा है? 1941 में एक किताब आती है कि जर्मनी मस्ट पेरिश। जर्मनी मस्ट पेरिश, ये किताब जो है, ये किताब एक यहूदी ने लिखी हुई है। अब उस कॉफमैन, आई थिंक उसका नाम था। अब कॉफमैन ने जो किताब लिखी है, इस किताब के अंदर वो जर्मन्स को बताता है कि क्यों ज़रूरी है जर्मन्स को ख़त्म करना, कहाँ से ये आए हैं, ये क्यों, इनकी नस्ल क्या है, ये इनको पेरिश, इनको ख़त्म करना है, इनकी हमने नस्ल कुशी, पूरा इनको ख़त्म करेंगे तो ईवल ख़त्म होगा। इस तरह की मैं आपसे वो स्टेटमेंट कह रहा था कि माइन काम्फ में आप मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट दिखाएं ज़रा, कि जहाँ पे वो कह रहा हो कि ज्यूज़ तो इधर से निकल के आए, इनका तो ये है, इनका तो ये है। अब उसकी हेट्रेड ग्रो की ज़ायनिज़्म के साथ साथ, बिल्कुल हेट्रेड थी, ग्रो की ज़ायनिज़्म नॉट इन माइन काइफ के अंदर। वैसे ये चीज़ें तो हैं कि जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि वी आर डिफरेंट, हम लोग आर्यंस हैं, हम लोगों की जो नस्ल है वो डिफरेंट है, लेकिन एज़ फार एज आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर कि उसने इस तरह की कोई बात की हो कि हम जो है इनको इरेडिकेट करना पड़ेगा, नस्ल कुशी, जेनोसाइड, एज यू जस्ट सेड कि वो एवोल्यूट की टाइम के साथ साथ, कि अब टाइम गुजर रहा है तो इनकी खराबियां बाहर आ रही हैं और पहले से भी थी, तो अब इनको इरेडिकेट ही करना पड़ेगा। एक्चुअली वो, और ये अब आप देखें कि उसके मुकाबले में ये 1941 की बुक है, ये जर्मनी मस्ट पेरिश। अब वो यहूदी की लिखी हुई है, ज़ायनिस्ट एशकेनाजी यहूदी की, अमेरिका में बैठे हुए, 42 में पब्लिश होती है। अब एक तरफ उनका नैरेटिव देखें और इसका देखें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो भी उतनी ही हेट और उतना ही वो उधर से आ रहे हैं और ऊपर से विक्टिम मेंटेलिटी प्ले कर रहे हैं, विक्टिम हुड प्ले कर रहे हैं कि हमारे साथ तो 1917 से हमारे 6 मिलियन मार रहे हैं। ये हर जगह पे वो 6 मिलियन ये नंबर प्रोपोगेट हुआ। मैं आपको सब आप मैं बता रहा हूँ कि आप 1917 से लेके आप 1910 से लेके 1940 तक, बल्कि बाद में भी चले जाएं, आप ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स खाली एक अखबार ले लें, उसकी आप ज़रा पीछे हेडिंग्स तो निकाल के देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये क्या पब्लिश कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि ये ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में था उस वक्त सारा। ये ज़ायनिस्ट बहुत पैसा लगा चुके हुए थे, उन्होंने सारा इसके ऊपर। अब ये इसी वक्त में जब ये, अब आपके वर्ल्ड वॉर 2 का पूरा नक्शा आपके सामने आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 होती है, ये अपना सारा कुछ, ये अपना पूरा जो हेडक्वार्टर है ज़ायनिज़्म का सारा, वो जर्मनी बवेरिया से और इधर सारे यूरोप से अमेरिका शिफ्ट कर देते। वड्डे भाई उधर चलिए वड्डे का, अब उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। इसमें अब आप ये देखें कि 1900 के बाद से, 1900 के बाद से
ज़ायनिस्ट क्या कोशिश कर रहे थे, ये एशकनाजी ज़ायनिस्ट, कि ये जो सेमेटिक ज्यूज़ हैं सारे, ये निकाले जाएं और इनको इजराइल की होमलैंड बना के दी जाए। अब आप कहेंगे कि यार वैसे तो ये इनको हेट करते थे ज्यूज़ को भी, तो ये क्यों उनकी होमलैंड बनाना फिर चाह रहे थे, क्यों उनको उधर भेजना चाह रहे थे? इसका जवाब आपको हिटलर की एक स्पीच में मिलता है। हिटलर की 1932 की एक स्पीच है, वो कहता है कि ये जिस इजराइल की डिमांड कर रहे हैं ना ये ज़ायनिस्ट, ये कभी वहाँ जाके नहीं रहेंगे। वो कहता है ये कभी वहाँ जाके खुद नहीं रहेंगे, ये सिर्फ अपने लिए एक सेफ हेवन मांग रहे हैं कि जितने क्रिमिनल्स होंगे जो मर्जी करेंगे, ये इनके लिए एक सेफ हेवन बनी रहेगी। आज भी इजराइल के पास लॉ ऑफ रिटर्न है। पूरी दुनिया में जहाँ यहूदी पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली सिटीजन है। अमेरिका हो, पूरी दुनिया हो, यहूदी को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। जो मर्जी क्राइम हो उसको वापस आपको भेजना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट है। लॉ ऑफ रिटर्न यही है कि वहाँ का शहरी है, वहाँ जाके उसको कन्विक्ट होगा। इस वक्त आप इजराइल में एक कम्युनिटी वॉच के नाम से एक वो चल रही है, ये अब चल रही है, मतलब बड़ी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी कि जितने इस वक्त आप अभी आजकल गूगल पे लिखेंगे ना, तो आजकल उन्होंने बिल्कुल लिटरली जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। बहुत नीचे जाके पेजेस में आपको आएगा। आप अगस्त में अगर खाली लिखते ना जाके ज्यूज़ पे कि मोस्ट सेक्सुअल ऑफेंडर्स इन द वर्ल्ड किस मुल्क में है, तो आपको इजराइल मिलेगा। सबसे ज़्यादा चाइल्ड मोलेस्टर्स, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करने वाले। आज भी जितना चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जितने सारे रिंग्स हैं वो सारे यहूदी चला रहे हैं। अभी ये ज़ायनिस्ट, एशकेनाजी ज़ायनिस्ट, ये उनके एजेंडे के तहत है। मतलब वो किस तरह पूरी जनरेशन्स फारिग करते हैं, पूरा किस तरह रेवोल्यूशन लेके आना, ये उनका सारा रिटर्न है उसमें। ये 1900 से लेके जब ये सेफ हेवन अपने लिए मांग रहे थे, तो वो सेफ हेवन इनको, अब आप कहेंगे कि हिटलर जो था वो, अब ज़ायनिस्ट और हिटलर की मैं आपको एक और बीच में पॉइंट देता हूँ, आपको इनका अलायंस का पता चलेगा। 1920 से लेके, कीप इन माइंड, 1920 से लेके 1933 तक, बल्कि अगर आप मोर स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो 1930 से लेके 1933 तक बहुत ज़्यादा ज्यूज़ जर्मनी से फ़लस्तीन में लाके सेट किए गए, और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई। और वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई भला? जर्मनी से, हिटलर के रिजीम से। अगर वो इतना ही इनके खिलाफ था तो इन्वेस्टमेंट इनकी करा रहा था उधर, वो ज़ायनिस्ट कर रहे थे, वो अपने लिए होमलैंड बना रहे थे वहाँ पर।